टॉपिक है वो है प्यूरिन सिंथेसिस के बारे में। प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर जनरली जीएमपी और एएमपी के बारे में बात करते हैं। कोई भी किसी भी तरह के जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई भी किसी भी तरह के नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बात करते हैं। तो दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक प्यूरिन्स होता है, एक पायरिमिडिन्स होता है। और जो प्यूरिन्स होता है वो दो तरह के होते हैं। आग से याद करेंगे, एडेनिन और गुआनिन्स के बारे में बात की जाएगी। और जो प्यूरिन्स होते हैं वो एक डबल रिंग होते हैं, दो रिंग्स होती है जनरली। पायरिमिडिन्स सेकेंड अपन बात करते हैं पायरिमिडिन्स के बारे में। और पायरिमिडिन्स तीन तरह के होते हैं, कट से याद करेंगे, COT कट से। और ये एक जो सिस्टीनिन, थियामीन्स और यूरेसिल जनरली पढ़ते हैं इसके अंदर, और एक रिंग जनरली प्रेजेंट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो यूरेसिल है वो RNA के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो थियामीन्स हैं वो एक तरह का कोई भी किसी भी तरह के पायरिमिडिन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। DNA के अंदर जनरली अपन देखते हैं कि जो गुआनिन्स और जो साइटोनिन हैं ये आपस में कंबाइन होता है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। और जो एक अपन बात कर रहे थे कि DNA के अंदर एडेनिन और थियामीन्स भी प्रेजेंट है। RNA के केस के अंदर भी सेम है, बस फ़र्क इतना सा है कि जो गुआनिन और जो साइटोसिन RNA और DNA के दोनों के अंदर होता है, एडेनिन भी दोनों के अंदर होता है। बट कंडीशन ये है कि DNA के अंदर थायमीन्स प्रेजेंट होता है, बट जो यूरेसिल है वो RNA के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि RNA के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो होता है अगर और ये जो गुआनिन्स और जो साइटोनिन्स है ये ट्रिपल बॉन्ड से आपस में अटैच हो जाते हैं। और जो एडेनिन और जो यूरेसिल है ये दोनों के बीच में एक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो सिस्टीनिन और जो गुआनिन्स हैं, इन साइटोसिन और गुआनिन के अंदर क्या होता है कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। बॉन्ड ज़्यादा हो जाता है, उसको तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अगर बॉन्ड ज़्यादा है इसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा है। जबकि अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड कम है, इजी से ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और यहाँ पे इसका बॉन्ड ज़्यादा है, मतलब उसको जो तोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। दो तरह के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस और जो कोई भी किसी भी तरह के राइबोस शुगर के बारे में बात करते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस है, और जो कोई भी किसी भी तरह के राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स हो जाता है। सिमिलर कंडीशन ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर मान लो न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर फॉस्फेट मिला दिया तो वो भी न्यूक्लियोटाइड बन सकता है, करेक्ट। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर दो तरह की चीज़ें थी, नाइट्रोजन बेस और एक RNA शुगर, राइबोस शुगर। बेसेस अपन ने देखे थे, नाइट्रोजन बेस दो तरह के थे, ऊपर मेंशन किया ये प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। जैसे जो प्यूरिन्स है वो एडेनिन है, वो तो प्यूरिन्स है। बट अगर जो न्यूक्लियोसाइड देखें इसका तो एडिनाइल्स हो गया, है कि नहीं। और इसका न्यूक्लियोटाइड देखें तो एडिनोलाइटिक हो गया जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इनऑर्गेनिक की अगर बात की जाए, इनऑर्गेनिक के अंदर जनरली अपन पढ़ते हैं कि जो प्यूरिन सिंथेसिस है उसका जो साइक्लिक GMP और AMP है, जनरली हम जो लोअर क्लासेस के अंदर, जो 12th क्लासेस के अंदर देखते हैं कि जो एडेनिन और गुआनिन्स हैं यही एक प्यूरिन्स है। बट हायर क्लासेस के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हाइपोजेंथिन है, ये भी एक तरह का प्यूरिन्स है। बट दो तरह के मेन है, वो ही देखते हैं अपन, एडेनिन और गुआनिन। राइबोस 5 फॉस्फेट है, ये इसका जनरली अपन फॉर्मेशन देखते हैं HMP संट के अंदर। और अमीनो एसिड है वो GAG है, ग्लाइसिन आस्पर्टेट ग्लूटामेट्स है। उसके बाद में जो कार्बन्स है ग्लाइसिन्स, THF, CO2 है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का राइबोस 5 फॉस्फेट है, ये राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ से फॉर्मेशन हुआ इसका, HMP संट से। और जब HMP संट हुआ फिर ये क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का PRP सिंथेसिस के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और एक PRRP का फॉर्मेशन कर देता है। जब PRPP का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद में वो क्या करता है कि एक PRPP अमीनो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और एक तरह का IMP का फॉर्मेशन कर देता है, आइनो मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। जो IMP है, जो आइनो मोनोफॉस्फेट है, ये एक तरह का इसका जो बेस है एक हाइपोजेंथिन है। IMP दो तरह से रिएक्शन करता है, या तो IMP डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करे। अगर डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो GMP जनरली का फॉर्मेशन कर देता है।
अगर मान लो कि जो एक आईएमपी डिहाइड्रोजनेशन नहीं हुआ, मतलब ग्वानिन बेस नहीं बनेगा। ग्वानिन बेस नहीं बनेगा इसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। दो तरह के ड्रग्स हैं, एक राइबोविरिन्स है और एक माइकोहेप्टेंस के बारे में बात की जाएगी। ये दोनों तरह के ऐसे ड्रग्स हैं जो एक वर्क करते हैं, एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का काम करते हैं और ये आईएमपी डिहाइड्रोजनेस की एक्टिविटी को नहीं होने देते। ये दोनों ड्रग्स आईएमपी डिहाइड्रोजनेस की एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। जब इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ग्वानिन बेस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब ग्वानिन बेस नहीं बनता तब ट्रांसक्रिप्शन उस कंडीशन के अंदर नहीं होता। राइबोफ्लेविन जनरली एक एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो एक जो आरएनए होता है उसके अंदर ये एक ड्रग्स जो इनहिबिट्स का काम करता है, और जो एक माइकोहेप्टेलेट्स हैं ये एक वर्क करता है एक सप्रेसेंट का, और ये WBC है उस इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है उसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है कि जो एक ADP है और जो GDP है, दोनों क्या है, ADP और GDP ये एक RNA है, और ये क्या करता है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और जो रिडक्टेंट्स के प्रेजेंस में ये एक जो ADP है वो तो DADP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो GDP है वो DZDP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो यहाँ पे जो रिडक्टेंट हैं जनरली ये दोनों क्या है, एक RNA है और ये दोनों क्या है, एक तरह का DNA। क्या करते हैं कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या कर देता है कि ये जो RNA है इस RNA से क्या करता है कि एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स को माइनस करता है, और जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स माइनस कर देता है तो वो एक तरह का एक DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक ड्रग्स भी है एक हाइड्रोक्सी यूरिया, अगर ये दे देते हैं तो ये रिडक्शन नहीं हो पाता, और जब रिडक्शन नहीं हो पाता तो RNA ही बना रहता है, RNA DNA के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये एक साइड्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में अपन ने अभी मेंशन किया कि जो एक GPRPP है जो यहाँ पे ये एक अमीनो ट्रांसफरेज की तरह काम करता है, और ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम्स हैं। यहाँ पे ये अगर मान लो इसका अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो IMP नहीं बन पाएगा, IMP नहीं बन पाएगा तो ना तो GMP बन पाएगा ना AMP बन पाएगा। तो ये एक तरह का रेट को लिमिट कर देता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट है कि IMP डिहाइड्रोजनेस है। या IMP डिहाइड्रोजनेस दो तरह के इनिबिटर्स हैं यहाँ पे जो इसको रोक देते हैं, एक राइबोविरिन्स है और एक तरह का माइकोहेप्टेलेट है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे जाके अपन पढ़ेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्शंस के बारे में देखेंगे, और जो फोर्थ पॉइंट है वो HGPRT है और APRT है जो सॉल्वेज प्रेशर के अंदर यूज़ होता है, और एक GMP और दो तरह के एक और एजाथायोप्रिन्स जो कंडीशन है उनके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्यूरिन फेट्स के बारे में। प्यूरिन फेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दो तरह के हैं, एक सोल्वेज और एक ब्रेकडाउन। जो सोल्वेज है उसके अंदर दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक HGPRT और एक सोल्वेज का मतलब ये होता है कि रिसाइकिल होना। अपन ने जो अभी पहले पेज में जो पढ़ा था कि 5-GMP से एक आइनोसिल मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, अगर उसका रिसाइकिल हो रहा है वो दोबारा से बन रहा है तो सोल्वेज प्रोसेस है। अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो ब्रेकडाउन है। दो तरह के पढ़ते हैं कि HGPRT के प्रेजेंस में सोल्वेज प्रोसेस होता है, और एक तरह का कोई भी किसी भी तरह के एक APRT के प्रेजेंस में ये होता है। जो एक HGPRT है ये एक इसका फुल फॉर्म है कि हाइपोजेंथीन एक ग्वानोफॉस्फेट ट्रांसफरेज के बारे में बात की जाएगी। APRT है ये एक एडेनिन फॉस्फोराइलेटेड ट्रांसफरेज के बारे में बात की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो क्या कर देता है कि कोई भी किसी भी तरह का हाइपोजेंथीन है, वो हाइपोजेंथीन जब PRPP के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो वो एक NGPRT के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और एक IMP का फॉर्मेशन कर देगा, आइनोसिल मोनोफॉस्फेट का। उसके बाद में नेक्स्ट है ग्वानिन है, वो जब PRPP के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है और एक HGPRT के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो वो GMP का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब हाइपोजेंथीन और ग्वानिन है ये दोनों के लिए जो दोनों है वो सोल्वेज प्रोसेस के अंदर होता है, और यहाँ पे एक 6 मार्केप्टो जो प्यूरिन्स हैं और इससे का दूसरा नाम है एजाथायोप्यूरिन्स। ये क्या कर देता है कि अगर ये जो 6 मार्केप्टो प्यूरिन्स हैं
अगर मान लो ये कम्प्लीटली बाइंड हो जाता है पीआरपी पे। अगर पीआरपी पे बाइंड होगा मतलब हाइपोजेंथीन पे अब रिएक्शन नहीं होगी। अगर हाइपोजेंथीन पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो ये एंजाइम भी नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो आईएमपी भी नहीं होगा। दूसरी बात कि जो एजाथायोसिन अगर ये इस पे बाइंड हो जाता है ग्वानिन्स पे तो अब भी ये भी एंजाइम नहीं होगा और जीएमपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, इतना सा है कि जो 6 मार्केप्टोप्यूरिन्स है ये ना तो हाइपोजेंथीन का फॉर्मेशन करता है ना ग्वानिन का फॉर्मेशन कर देता है, और ये दोनों तरह के ड्रग्स है जो इनहिबिट्स का काम करते हैं। उसके बाद में एक एक्स ऑक्सीडेज है, उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक्स ऑक्सीडेज है, वो भी एक इसका ड्रग्स का काम करता है। आगे जाके पढ़ेंगे अपन थायो जो यूरिक एसिड है वो कैसे काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेकडाउन्स के, और जो एडिनिन्स हैं ये एडिनिन पीआरपीपी के प्रेजेंस पे रिएक्शन करता है, इसके साथ रिएक्शन करके एक एपीआरटी के प्रेजेंस पे रिएक्शन करके एएमपी का फॉर्मेशन करता है। सिंपल तरीके से ये है कि जो हाइपोजेंथिन और ग्वानिन्स और जो एडिनिन्स हैं ये तीनों के तीनों जो हाइपोजेंथिन और ग्वानिन थे वो तो एचजीपीआरटी के प्रेजेंस में सोल्वेज प्रोसेस करता है, और जो एडिनिन है वो एक एपीआरटी के प्रेजेंस में सोल्वेज प्रोसेस शो करता है। तो दोनों के प्रेजेंस में सोल्वेज प्रोसेस होता है। उसके बाद में ब्रेकडाउन के केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि हाइपोजेंथिन जब एक्स ऑक्सीडेज के प्रेजेंस पे रिएक्शन करेगा जेंथिन का फॉर्मेशन करेगा, और फिर वो एक जेंथिन एक्स ऑक्सीडेज के प्रेजेंस से रिएक्शन करके एक यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर नेक्स्ट है यूरिक एसिड का ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो एक गाउट्स हो जाती है जनरली। ग्वानिन्स का भी अगर एक्स ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन करता है एक जेंथिन का फॉर्मेशन कर देता है, और ये फिर वापस एक्स ऑक्सीडेज के साथ करके यूरिक एसिड फॉर्मेशन करता है। एक एलोप्रिन्स ड्रग्स है जो एक ब्लॉकेज कर देता है, एक्स ऑक्सीडेज को नहीं होने देता, और जब एक्स ऑक्सीडेज को नहीं होने देता तो ये जेंथिन का से यूरिक एसिड नहीं बन पाता, और जब यूरिक एसिड नहीं बन पाता तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि जो गाउट्स जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जनरली क्या हो जाता है, उनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है मतलब ये एलोप्रिनोस ड्रग्स दे देते हैं तो यूरिक एसिड नहीं बनता, जेंथिन भी रह जाता है, और जिसकी वजह से गाउट्स है वो कम हो जाता है। एक काम तो ये करता है ये जो एलोप्रिन, दूसरा काम करता है कि ये जेंथिन ऑक्सीडेज का फॉर्मेशन कर देता है। फिर जेंथिन ऑक्सीडेज फिर ये जो एक रिएक्शन है एक्स ऑक्सीडेज ये एजाथायोप्यूरिन्स के साथ रिएक्शन करके फिर थायोयूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, और फिर ये रिएक्शन को बाइंड नहीं होने देता। तो जो एलोप्रिन्स है दो काम करता है, एक तो यूरिक एसिड का को इनहिबिट्स कर देता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होने देता, दूसरा कि ना तो जीएमपी को बनने देगा ना आईएमपी को बनने देगा। करेक्ट, दो काम इसके। गाउट्स के बारे में बात करते हैं तो जनरली ये एलेनिन्स है, एलेनिन्स जब एपीआरटी के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा एएमपी बनाएगा, एएमपी एडिनोसिन में कन्वर्ट होगा, और एडेनोसिन से वो आइनोसिन में कन्वर्ट होगा एक एडिनोसाइन डियामीज के प्रेजेंस में। आइनोसिन हाइपोजेंथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइपोजेंथिन है जेंथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जेंथिन यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एक्स ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे देखा गाउट्स है, गाउट्स के अंदर जनरली क्या हो जाता है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और उस पेशेंट के अंदर अपन अगर प्यूरिन्स अगर उसके फूड के अंदर ज़्यादा देते हैं तब ये गाउट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं निकलती, और इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि एलोप्रिनस देंगे। अगर एलोप्रिनस देंगे तो जो यूरिक एसिड है वो यूरिक एसिड कम बनेगा बॉडी के अंदर। उसके बाद में एक लेस नाइहन सिंड्रोम्स है, इसके अंदर एक्स लिंक डिसऑर्डर है, और इसके अंदर एसजीपीआरटी है, वो एसजीपीआरटी का एब्सेंस हो जाता है ये एसजीपीआरटी, और जब एसजीपीआरटी यहाँ पे लेस हो गया तो जीएमपी का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे, और जब ये फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो ये ग्वानोसिन से रिलेटेड है, और एसजीपीआरटी डिक्रीज़ हो जाता है। जब ये एक एसजीपीआरटी डिक्रीज़ हो गया तो जाहिर सी बात है कि जब ये चीज़ नहीं हो रही तो ये भी नहीं होगा। अगर तो ये ग्वानोसिन से वो पीआर इसका तो लेवल ज़्यादा होगा ना, तो इसका लेवल ज़्यादा है, तो ब्रेकडाउन तो ये साल्वेज प्रोसेस नहीं हो रहा क्योंकि एसजीपीआरटी नहीं है। अगर साल्वेज प्रोसेस नहीं आया तो दूसरा जो प्रोसेस है प्यूरिन फेट्स का वो है ब्रेकडाउन्स, तो ब्रेकडाउन्स बढ़ जाता है। ब्रेकडाउन्स जब बढ़ेगा तो जब ब्रेकडाउन्स हुआ तब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है ये जनरली मेल चाइल्ड के अंदर होता है, और इसके अंदर एक हाइपोटोनिया कंडीशन, एक क्लोरोनिया, बाइटिंग और स्रिचिंग्स, गोरगाउट्स ऐसी डिसऑर्डर हो जाते हैं। जनरली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, नोट डाल के लिखेंगे। जो 5th पॉइंट्स हैं, इससे पहले 4 पॉइंट्स मेंशन कर लिए थे। ये जो 5th पॉइंट है एडिनोसाइन डियामीज है,
जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि जो एलोप्रिंस है ये एक पोस्ट इफेक्ट करता है, एक टॉक्सिसिटी का इफेक्ट करता है। मतलब ये एक पैक्टोसाइटोपेनिया का काम करता है। टॉक्सिसिटी मतलब पैक्टोसाइटोपेनिया इफेक्ट करता है सीबीसी पे, डब्ल्यूबीसी पे, आरबीसी पे और जो प्लेटलेट्स हैं वो तीनों पे इफेक्ट करता है ये, इसलिए इसको एक पेंटोपेनिया बोलते हैं और इसका ये एक एलोप्रिंस यही काम करता है। इसकी वजह से जब जो हमारी सीबीसी पे इफेक्ट पड़ गया, जब प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तीनों पे फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी हो जाती है, और जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी यूरिक एसिड नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा बॉडी के अंदर, और जब यूरिक एसिड नहीं बनता हमारी बॉडी के अंदर तो जो गाउट्स है वो भी नहीं होगा जनरली, या लेस होगा तो उसके बाद में ज़ेनथिड ऑक्सीडेज है 6th कंडीशन, और जो 7th कंडीशन है लेस नायन सिंड्रोम के अंदर बात की थी, SGPRT नहीं बनता यहाँ पे, या SGPRT का लेवल बहुत कम हो जाता है। 8th कंडीशन की बात की जाए गोट्स हैं, जो एक एलोप्रिंस देने से जो यूरिक एसिड है उसका सेक्रेशन नहीं होता जनरली गाउट्स के अंदर थे।